नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मॉनसून सत्र जिस तरीके से शुरू हुआ और कोरोना की चुनौतियों के बीच आज समझेंगे कि इस सत्र में क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि चर्चा के लिए आने जा रहे हैं। साथ ही साथ किस तरीके की चुनौतियां इस सत्र में नजर आ रही हैं और पहले दिन का अगर कामकाज देखें दोनों सदनों का, यानी कि संसद के दोनों सदनों का, तो किस तरीके से आगे का रास्ता नजर आ रहा है और क्या बड़े मुद्दे या अहम मैं कहूं कि बिल विधेयक हैं जिन पर इस सत्र में चर्चा होनी है। इसे समझेंगे अपने तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ शेखर अय्यर हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आर राजगोपालन है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका स्वागत है। और A.K. भट्टाचार्य सर हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं शेखर अय्यर सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की चुनौतियां और कोविड का इम्पैक्ट असर दिख रहा है देश भर में और उसका असर पार्लियामेंट के सत्र पर भी साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो तकनीक का सहारा लेना पड़ रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही हो, और पहला दिन किस तरीके से आप देखते हैं और जो एजेंडा है सरकार की ओर से सत्र में, उसे अगर समझें तो। पहली बात तो यह है कि आपने जैसे कहा कि ये कोविड की वजह से जो अलग से अरेंजमेंट्स करने पड़ी हैं कि मतलब सुबह लोकसभा, शाम को राज्यसभा, फिर अगले दिन शाम को राज्यसभा और सुबह लोकसभा, इस तरह की जो जिस तरह की ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करना, पूरा चैम्बर को दोनों चैम्बर में बैठना और उसके अलावा गैलरी में अरेंजमेंट्स करना, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। उसके अलावा आज जो पहले दिन में हमने देखा कि जिस तरह एमपीओ की टेस्ट की गई, उसमें कम से कम 25 एमपी को पॉजिटिव पाया गया, जिसमें कम से कम 15 लोकसभा के हैं और 8 राज्यसभा के हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोरोना की जो सिचुएशन बिल्कुल गंभीर है। संक्रमण को लेकर जो चिंता है वो चिंता एक्चुअली एक रियली एक चैलेंज है। और दूसरी बात है, उसके बावजूद जिस तरह आज एमपीज पार्टिसिपेट किए, कम से कम लोकसभा में जो फिगर्स अभी भी मिली है, कम से कम 359 एमपीज आए हैं। इसका मतलब कोरोना से किसी से डरा नहीं है, लेकिन कोरोना को मुकाबले करने के लिए पूरे तैयारी करके आए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो सवाल आ रहा है कि किस तरह प्रोसीडिंग्स रहे, क्या करे। पहली बात है कि क्वेश्चन आवर को लेकर उससे पहले भी डिस्कशन हुई थी, गवर्नमेंट और स्पीकर साहब और साथ साथ चेयरमैन साहब की भी, एमपीस अलग अलग पार्टीज के, उनकी ये रहा था कि ज्यादातर राय ये था, ठीक है आप क्वेश्चन आवर को इस बार मत लीजिए, लेकिन 0 आवर की आप अरेंजमेंट कीजिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विपक्ष पार्टी की कई ये है कि भाई आप क्वेश्चन आवर को भी रखिए। लेकिन जितने कंस्ट्रेंट्स हैं उस सब को मतलब कंसिडर करके जो अरेंजमेंट्स किए गए, मुझे लगता है कि कभी भी पार्लियामेंट 1952 से लेकर आज तक इस तरह कभी अरेंजमेंट्स किया नहीं है। और मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों सेक्रेटेरिएट को, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, पूरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और सारे पार्टीज को, जो जिस तरह कोऑपरेट करके एक अनप्रेसिडेंटेड सेशन करने में जो सफलता हम देख रहे हैं पहले दिन, ये बहुत बड़ी बात है। राजगोपालन साहब, क्योंकि आप लोगों का एक लंबा अनुभव रहा है पार्लियामेंट को कवर करने से लेकर और उसके विधायी कामकाज को, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का असर, और मैं कहूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पिछला सत्र था उसे कोरोना के चलते ही पहले स्थगित करना पड़ा, और अब जब इस सत्र की शुरुआत हो रही तभी भी कोरोना इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपने चरम पर करीब करीब नजर आ रहा है। किस तरीके का रोल यहाँ पर देखते हैं संसद का, और जो विधायी कामकाज उसमें साफ तौर दिखता भी है कि उससे रिलेटेड कुछ ऐसे अहम बिल हैं जो कि इस मैं कहूँ कि मानसून सत्र में उन्हें रखा जाएगा और पास किया जाएगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो शेखर अय्यर साहब ने अभी कहा है, जो सेक्रेटेरिएट का, मैं उससे भी आगे करके कम से कम 1 महीने से मंथन किया था। विज्ञान भवन में रखेंगे, एनेक्सी में रखेंगे, सोरा सूझबूझ करके, दिमाग लड़ करके इन्होंने एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स लेके आया। उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वेंकैया नायडू साहब का, ओम बिरला साहब का ये श्रेय जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज इन वेरी ग्रेट एग्जिस्टेंशियल में इसमें है बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन इसको मुकाबला करते हुए आज कहा है, इतना लोगों को भी बीमारी पकड़ा है, अभी भी पकड़ा है, उसको बावजूद भी
ये लोग सदन में आया है। मुझे लगता है जैसे क्वेश्चन आवर का, जैसे 0 आवर का जिक्र किया था अभी शेखर अय्यर साहब ने, उससे भी आगे जाकर के मैं कहना चाहता हूँ, आज एक बिल लोकसभा में पास हो गया है, जो हर्षवर्धन साहब का जो लेके आए थे होम्योपैथी बिल, वो पास हो गया। अभी आज राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन को भी है। सो आज है टोटल, आप देखोगे जोड़ करके भाई साहब, कम से कम मुकाबला करने का तैयार है वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसी में। जो इंडिया एक उदाहरण बेटा है, जो भी किसमें संसद है, जैसे मैंने पिछले 2-3 दिन से मैं पत्रकार न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं, विदेश में जितना भी कोने पर संसद है वो भी बैठने शुरू हो गया। कोरोना का मुकाबला किया है। जो सरकार ने आपका दौड़ पर मेट्रो को चालू किया है, वंदे भारत चालू किया है, ट्रेन चालू किया है, धीरे धीरे सारा सार्वजनिक के रूप में लेके आ रहा है। सबको भी राजनीतिक दौड़ पर देखेंगे दोनों सदन में सरकार का बहुत कठिन दिन है, क्योंकि कम से कम 35 बिल्स पास करना है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो भी आत्मनिर्भर भारत का स्वचालन दिया है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों मिलकर के, उसको भी आगे लेके जाना है इस सदन में। अपार्ट फ्रॉम, मुझे लगता है कि नायडू साहब का जो अध्यक्षता में, जैसे राज्यसभा अभी पिछले 2 घंटे 3 घंटे से चल रहे हैं, ठीक से बैठ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है, डिस्कशन डिबेट गंभीरता से भी होगी, लेकिन टोका टोकी हल्का फुल्का होगा। पहले की तरह विला हाउस में आकर के झंडा दिखाएंगे, जो बोर्ड दिखा देंगे, जो प्ले कार्ड दिखा देंगे, वो सारा कम होने का उम्मीद है। लेकिन आगे आगे देखना है। आज के इम्पोर्टेंट, मैं मीडिया एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा मेंबर में भी हूं, लेकिन हम लोग भी एक पिछले 2 महीने से मंथन किया है, जैसे पत्रकार के ऊपर, जैसे आप लोग अभी शेखर अय्यर साहब ने कहा 25 MP का जो बीमारी पॉजिटिव आया है, लेकिन न्यूज़पेपर वाला को भी जितना सीनियर अखबार जर्नलिस्ट है उसको भी टेस्ट करने का, उसको भी जो एक्सरसाइज है उसको भी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने आगे दिया है। टोटल राज्यसभा सेक्रेटेरिएट प्लस डिबेट प्लस मीडिया, ये सारा मिलकर के ही राज्यसभा बनते हैं। राज्यसभा का आज शुरुआत किया है, अच्छा गणेशाय नमः में शुरू किया है। मुझे लगता है भविष्य में जो ये नहीं मुकाबला आ जाते हैं, उसको मुकाबला करने के लिए तैयार है राजनीतिक दौड़ पर। आगे जो प्रहलाद जोशी साहब का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को जो कदम उठाया नरेंद्र मोदी साहब का, विपक्ष को भी श्रेय जाते हैं इसमें। देयरफॉर सारा मिलकर के, आज देखो लोकसभा में बेंच से शशि थरूर ने अच्छा बोला है होम्योपैथी बिल के ऊपर, अभी राज्यसभा में डिबेट होने वाला है। देयरफॉर इन नटशेल इट्स अ वेलकम स्टेप। मुझे लगता है स्वागत करने का पात्र है, मुबारक देना चाहते हैं। ओके भट्टाचार्य सर, क्योंकि अगर हम एजेंडा देखें और विधायी कामकाज की लिस्ट को देखें, 2 बहुत महत्वपूर्ण दिखते हैं। एक तो सामाजिक क्षेत्र, खासतौर पर उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और दूसरा है आर्थिक मुद्दों और इकोनॉमी से जुड़े हुए बिल, विधेयक और जो अध्यादेश थे उनको लेकर बिल को रखना, उन्होंने पास करना। किस तरीके से अगर महत्ता समझे इस सत्र की, जो कि शुरू हो चुका है, और जो अहमियत है इन बिलों की इस कोरोना काल के संकट में, चाहे वो इकोनॉमी को थोड़ा सा सपोर्ट देने की हो, चाहे आम जनों को स्वास्थ्य के लिहाज से सपोर्ट देने की। देखिए, जो मॉनसून सदन का जो शुरुआत हुआ, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश के गणतंत्र के लिए पार्लियामेंट का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आलोचना, टिप्पणी अगर पार्लियामेंट के सदन में अगर हम ना कर सकें, तो मैं समझता हूं कि गणतंत्र की जो एक चाल जो है वो चाल में बाधा आती है। और इस तरह से अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट के मॉनसून सदन में जो आर्थिक विषयों के जो मुद्दे जो आने वाले हैं वो बहुत अहम हैं, और उनके ऊपर अच्छी आलोचना से मैं समझता हूं कि शासन की जो गुणवत्ता का एक आधार और भी अच्छा बन सकता है। अगर आप कौन कौन से विषय आने वाले हैं जिसके ऊपर आलोचना अच्छी होगी, आलोचना अच्छी होनी चाहिए देश की शासन व्यवस्था के सुधार के लिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो एक मुद्दा, जो बिल जो आएंगे, वो बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंसेस जो पिछले 5
6 महीनों में जो जारी किए गए थे, जो अध्यादेश जारी किए गए थे, उस अध्यादेशों के ऊपर आलोचना होनी चाहिए। आलोचना के बाद अगर वो ठीक समझा जाए, उनको वो कानून की तरह पारित किया जाएगा। जैसे लेबर कोड का एक बहुत बड़ा एक इशू आएगा, 3 लेबर कोड जो हैं, वो 3 लेबर कोड में वो उनकी जो किस तरह से वो कानून बन सके, उसके ऊपर आलोचना होनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज जो हैं जिनके ऊपर काफ़ी लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ ने भी काफ़ी उनकी जो मत जो है उनको प्रकट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेबर कोड के ऊपर जो एक डिस्कशन जिसकी कैबिनेट में जिसने अभी इसका डिसीजन लिया गया था, वो एक बहुत बड़ा एक इशू बनेगा। जी। और दूसरा जो इशू बनेगा वो बहुत वो संवेदनशील है और अहम भी है। वो है आपका जो कृषि क्षेत्र में जो 3 अध्यादेश लाए गए थे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का परिवर्तन, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन, और तीसरा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के बजाय, मंडी के बजाय जो कृषक को या किसान को एक स्वाधीनता देना कि जहां भी जाए वो उस अपने माल का, क्रॉप का, फसल का वो बेच सके। तो ये तीनों अध्यादेशों का ऊपर काफी मैं समझता हूँ एक आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें देश के कई प्रदेशों में इसके ऊपर काफी किसानों में काफी रुष्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि ये राज्यसभा में या लोकसभा में इसकी अगर आलोचना हो तो गणतंत्र के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक अच्छी कदम होगी। भट्टाचार्य सर, आपने क्योंकि जो अपने बयान रखे, आपने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, आलोचना। आप शायद कहना चाह रहे हैं कि चर्चा हो, उस पर बहस हो। आलोचना, चर्चा मैं समझता हूँ, बहस, चर्चा, हाँ मैं समझ गया। अगर आलोचना समझते हैं, मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, बहस की बात कर रहा हूँ। मैं दर्शकों के नजरिए से ही ये मैंने इसीलिए आपसे पूछा। शेखर सर, बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब कोरोना के इस काल के बीच, कोरोना संकट के बीच देश के आमजनों के नजरिए को देखें, उनके नजरिए से अगर समझें तो संसद के इस मॉनसून सत्र में क्या बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि, विपक्ष या सरकार का जो एजेंडा है उसमें शामिल होने जरूरी है, और वो क्या अहम बिंदु हो सकते हैं? देखिए, मैं देखता हूं कि 4 बड़ी जो मुद्दे आम जनता के सामने भी है, संसद सदस्यों के सामने है, सरकार के सामने है। एक है जो आर्थिक अवस्था, जिस तरह कोरोना के बाद जो इकोनॉमी में जो कंट्रैक्शन आई है उसको लेकर सब चिंतित है। तो सारे सदस्य सुनना चाहेंगे कि सरकार के सामने आगे रोड मैप क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य को लेकर, कोरोना को जो संक्रमण को लेकर जो सरकार के क्या क्या कदम लिए, किस तरह की प्रोजेक्शन हो रहा है, वैक्सीन पे किस लेबोरेटरी में क्या काम चल रहा है, भारत और बाकी विदेश कंट्रीज के साथ क्या कोऑपरेशन रहा है, वो बात है। और चौथा बात जो है वो है कृषि क्षेत्र को लेकर। जैसे अभी अशोक जी ने कहा कि जो 3 ऑर्डिनेंसेस हैं जो किसी क्षेत्र को लेकर, खास करके जो बात की जा रही है, जो कोरोना के बाद जो स्टिमुलस देने के लिए जो सरकार ने एक बड़ी कदम की, एक तो एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत जो पहले उनको रखना था, जो वो होल्डिंग को जो है उस पर परिवर्तन लाए। दूसरा, मार्केट को खोल दिया गया है कि जो पहले जो कंट्रोल मैकेनिज्म से कहीं भी बेच सकते हैं, जिसको वन नेशन वन मार्केट रूप में कह रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंसेस को लेकर, क्योंकि अभी ये 3 ऑर्डिनेंसेस को, जैसे ऑलरेडी 11 ऑर्डिनेंस है, उसमें ये 3 ऑर्डिनेंसेस शामिल है जिसको रिप्लेस करने के बिल लाया जाएगा। उसको लेकर जो हरियाणा, पंजाब और कई जगह पर कुछ गलतफहमी हुआ, उसको लेकर जो बातें, जो कुछ आंदोलन के रूप में भी लिया, क्योंकि कई जगह पर कमीशन एजेंट्स की बड़ी चिंता है कि उनकी क्या होगा अगर किसान भाई जाके अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकते हैं। इस तरह की जो आशंका है उसको दूर करने का भी ये संसद अधिवेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये कर सकता है, क्योंकि मेंबर्स अपनी इन किसानों की और किसान रिलेटेड जो उस ट्रेड में जो लोग हैं उनकी जो बात, क्योंकि आज जो पंजाब और हरियाणा में इसको लेकर बहुत चिंता चल रहा है कि अगर नया मैकेनिज्म होगा तो फार्मर्स अगर कहीं भी अगर बेच सकते तो एग्जिस्टिंग की सिस्टम क्या होगा। जब सरकार बार बार कह रही है कि जो स्टेट प्रोक्यूरमेंट है वो तो जारी रहेगा,
लेकिन उसका अलावा भी किसान भाई कहीं भी बेच सकते हैं, अपने आप एक मार्केट खुल जाएगा। तो वो सारे बातें इस पार्लियामेंट ये में होगा। और तो चौथा बात जो बात अशोक जी ने भी मेंशन किया, वो लेबर लॉस को लेकर कई जो बिल्स है उसमें कैसे होगा, उसमें लेबर यूनियंस की जो बातें हैं, लेबर और जो कॉर्पोरेट इंडिया की भी जो कई बातें हैं, जो जो मुझे लगता है कि उस पर बहस होनी चाहिए। और ये अच्छा मौका है जब ये कानून को दोनों सदन में लिया जाएगा और उस पर बातचीत मतलब डिस्कशंस होगी। ओके, राजगोपालन साहब, जो पहला दिन जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, और दो बहुत अहम संकेत जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, अगर मैं हो सकता मैं गलत हूँ, कि किस तरीके से सामूहिक मैं कहूँ कि जिम्मेदारी है संसद की, उसकी झलक भी हमें इस सत्र में दिखनी चाहिए, खासतौर पर जब पूरे देश में कोरोना का संकट है और शायद जनता जो आमजन है उसकी उम्मीद भी यही होगी। ये आपने ठीक कहा, गलत तो नहीं कहा है, आपको बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो मुझे अनुभव से मैं कह रहा हूं, पहली बार मैं देख रहा, कम से कम मैं 40 साल से पार्लियामेंट अनुभव है, स्पीकर का परमिशन से ही मेंबर जो गंभीरता से जो जिसका बीमारी है वो बैठ करके भाषण देने का, क्वेश्चन का, रिक्वेस्ट का आंसर देने का, ये सारा चीज था। लेकिन आज सार्वजनिक जगह पर आपने देखा होगा, सो सीटिंग अरेंजमेंट्स का आगे भी एक शीट है, सो दैट आपको ने जो बोल रहे आगे मेंबर को ऊपर नहीं जाएगा, जो भी आपका सांस है, दिस ऑल सर्टेन साइंटिफिक मेथड से वो आज राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन बैठी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इतना बोला है अशोक शेखर दोनों जाकर के बोला, मुझे एक चीज आगे जाकर के लेना चाहता हूं, देयर आर पेंडिंग बिल्स, देयर आर न्यू बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड, देयर आर पेंडिंग बिल्स टू बी विथड्रॉन आल्सो। सो दिस ऑल सर्टेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, जो ब्यूरोक्रेसी की तरह जितना भी हेल्प चाहते थे संसद सदस्य के थ्रू, वो सारे की सारी जल्दी से जल्दी निपटाने का भी मुझे आशंका मिल रहे हैं, सो दैट जो शुरुआत अच्छा शुरुआत में शुरू हुआ है। आज ये देखो दोनों सदन में व्हेन न्यू मेंबर्स शपथ ग्रहण हुआ है राज्यसभा में, एंड सेकंड थिंग प्रधानमंत्री साहब ने आने को जो कस्टमरी एड्रेस में फर्स्ट 11 बजे के पहले उन्होंने एकदम बोला है, जो एलएसी के ऊपर जो अभी तनाव है उसको भी जिक्र कर दिया, आर्मी के ऊपर हम लोग इकट्ठा होना चाहिए करके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन अपोजिशन वो भी शायद कोरोना को दबाव में है। आज शुरू दिन में, आने वाले दिन कैसी बिहेव करेगा पता नहीं है, लेकिन इसमें मेन विपक्ष दल का जो सोनिया गांधी की बीमारी के वास्ते राहुल गांधी भी उन्होंने दोनों गए हैं, देयरफॉर वो एब्सेंस भी हम लोग फील कर रहे हैं। इतना बड़ा नेता कम से कम पार्लियामेंट में जो चाइना के ऊपर जो अभी पिछले क्या क्या हुआ है उसको भी उठाने के लिए बाकी एमपी से जबरदस्त उठाएंगे, उसको जवाब दे देंगे। मोर देन दैट मुझे लगता है जैसे दक्षिण भारत में रीजनल पार्टी से डीएमके एडीएमके नीट को ऊपर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसको ऊपर कम से कम 3 घंटे का बैंस लगता है। तो दिस आर ऑल सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रायोरिटी वाइज सरकार ने बिल को लिया है, उसको भी जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल शाम को हुआ था लोकसभा में राज्यसभा में, उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़ा जिम्मेवारी है ओम बिरला साहब का प्लस वेंकैया नायडू साहब दोनों का। मुझे राजनीतिक तौर पर मैं जो अपार्ट फ्रॉम द बिल्स छोटी मोटी बिल है वो सारा छोड़ दीजिएगा, सबको समर्थन मिल जाएगा अपोजिशन की तरफ से। वो आश्वासन कांग्रेस ने भी दिया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दे रखे हैं। विद दैट मुझे लगता है इसमें कम से कम 80-90% का सक्सेस होगी रेट। जैसे आगे बढ़ेगा देखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 200 एमपी तो अभी आए नहीं है, वो लोग आ जाएंगे, उनको ऊपर कैसे पॉजिटिव टेस्ट होगा नेगेटिव टेस्ट होगा वो भी कल परसों आने वाले दिन में खोलेगा। जो अभी 17-20 एमपी का अभी जिक्र किए थे थोड़ी देर पहले, उसको बीमारी के ऊपर है, देयरफॉर कोई लोग डर के मार के भी बात जा सकते हैं। इट्स नॉट सर्टेन कोरोना कंडीशंस है, लेकिन सरकार अपना दौर पर सारा बिल का पास करने का मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि शुरुआत अच्छा शुरुआत में हुआ है। भट्टाचार्य सर, क्योंकि जिस तरीके का संकट हम देख रहे हैं और जो दूरी के साथ और जो
मैं कहूँ कि गाइडलाइंस हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की, WHO की, उनको फॉलो करते हुए संसद का चलना शुभ संकेत है। लेकिन चैलेंजेस किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके चलते कई इलाकों में सहूलियत भी मिल रही है। अगर आप इस चीज को, अगर आप पार्लियामेंट किस तरह से उनके सेशन कंडक्ट हो इसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरह से टेस्टिंग जो प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल है कि जो लोग पार्लियामेंट में जो सदस्य जो हैं वो आ रहे हैं, वो उनको उनकी एक जांच हो, और जांच होने के बाद वो अगर नेगेटिव निकले तो वो आकर पार्लियामेंट में, सदन में आकर पूरी तरह से हिस्सा लें, चर्चा में हिस्सा लें, बहस में हिस्सा लें। तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल जो मेंटेन किया गया है वो बहुत अच्छी बात है। वो पार्लियामेंट को ठीक तरह से चलाने में बहुत बड़ी एक सहायक होगी। पर जो इश्यूज जो आएंगे, वो इश्यूज में किस तरह से जो एक पार्लियामेंट्री जो मेथड्स जो हैं, जैसे पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन फ्लो जो होता है वो आता है कि वो क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे 11 से 12 या 10 से 11 जो भी टाइम है, 11 से 12 कि आप सवाल करें और सवाल का जवाब लें। पर ये भी है कि जो सवाल, रिटन सवाल जो हैं, उनके जवाबों से भी काफ़ी खुलासा मिलता है। जो देश के जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, सदन के सदस्य जो हैं, उनको मालूम पड़ता है कि देश की नीतियाँ किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आवर को न लेना एक ऐसा कि बहस ना हो, पर क्वेश्चन आवर की जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो सवाल जो एमपीज कर सकते हैं, वो एमपीज के आंसर देकर जो एमपीज को ये आंसर्स देना, मैं समझता हूँ ये सहूलियत था, कर सकते थे, पर हुआ नहीं, पर हो सकता था, मैं समझता हूँ। शेखर साहब, क्योंकि लिमिटेड वक्त है और दोनों सदनों को मैं कहूँ कि समानांतर चलाना नामुमकिन था, इसीलिए टाइमिंग सेट की गई है कि किस तरीके से एक सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों सदनों को अलग अलग टाइमिंग स्लॉट दिए गए हैं। और सैटरडे संडे क्योंकि संख्या काफ़ी कम है और उस विधायी कामकाज को निपटाने के नज़रिए, शायद मैं नहीं जानता हूँ लंबा पिछला क्या इतिहास रहा है, लेकिन शायद रविवार और शनिवार को पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जब उसको भी कार्य दिवस के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है। तो एक पूरी कोशिश नज़र आ रही है कि पूरा विधायी कामकाज भी हो और जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर अलग अलग दल या फिर नेता चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, उसके लिए भी पर्याप्त मौका मिल सके। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे क्वेश्चन आवर की बात हुई, क्योंकि जो सरकार और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में जो डिस्कशन हुआ, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब पार्टीज का ज्यादा एम्फेसिस था कि 0 ओवर को आप मत हटाइए। क्वेश्चन आवर भी ठीक है, आप अगर उसको नहीं लेना है तो ठीक है, लेकिन 0 ओवर चाहते थे ताकि एमपीज मेंबर्स अपने कई क्षेत्र की जो बात रखे या अर्जेंट कोई नेशनल इश्यू उसको रखे। तो इसीलिए ये तय हुआ था, ठीक है 0 ओवर रहेगा लेकिन आधा घंटे का रहेगा और क्वेश्चन आवर की जगह में रिटर्न क्वेश्चंस और आंसर्स होगी। लेकिन मुझे इस समय केवल यही बात याद आती है जो हमारे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब हमेशा कहते थे कि पार्लियामेंट अगर स्मूथली चलना हो, अच्छी प्रोडक्टिव होना हो सेशन, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है कि ऑपोजिशन को सारा अपॉर्चुनिटी मिले अपने बात रखने की, ऑपोजिशन को सारे समय मिले अपने मुद्दे उठाने के लिए, और सरकार को मतलब इसके जवाब में सरकार को पूरा वो कोऑपरेशन मिलनी चाहिए कि ताकि वो लेजिस्लेटिव बिजनेस कंप्लीट करे। वो अंग्रेजी में कहते थे प्रणब साहब कि द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। मतलब हैबिट्स में मतलब वो सरकार अपनी जो लेजिस्लेटिव काम है उसको होनी चाहिए, क्योंकि सेशन का मेन काम है लेजिस्लेटिव काम है।
जो बिल्स पास करना है, जो कानून बनाना है, वो बनाना काम है। साथ साथ में जो कई इश्यूज है, जैसे एलएसी की बात की गई, और इस पे अब हम अभी सुन रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हो सकता है एक स्टेटमेंट दे दे, उस पर कुछ बहस हो जाए, या सरकार की तरफ से यही अभी तक जो संकेत आ रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर इतने खुलेआम से बहस हो, जब अभी भी स्थिति गंभीर है। हमारे सैनिक भाई वहां पे तैनात हैं और पूरी स्टेप्स ली गई है कि कोई एलएसी को जो है उसे कोई बदलने की कोशिश ना हो। तो इस समय जो सेंसिटिव मामला है, सरकार नहीं चाहेगी कि पार्लियामेंट में ही उसको लेकर हम इतना तू मैं कर ले, क्योंकि पार्लियामेंट से एक ही मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष और सारा देश इस मुद्दे पे एकजुट है, और जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस जो इस समय गार्ड कर रहे हैं उसको हम पूरी उनको सपोर्ट दें, उनकी मोरल को ऊपर रखें। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस सत्र के पहले दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई है और क्या आगे का संकेत है, क्या बड़े मुद्दे होंगे और सरकार के एजेंडे में क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।